अब हमारा टॉपिक है कंसोलिडेट डेटा। तो देखो कंसोलिडेट डेटा का क्या मतलब होता है। जब आपको डाटा अलग अलग शीट पे दे दिया जाए, यानी अलग अलग टेबल में दे दिया जाए और इन तीनों को कंपाइल करके एक फाइनल रिपोर्ट आपको बनाना हो, तो कंसोलिडेशन से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे कोई आपको बोल दे कि कीबोर्ड की फरवरी की टोटल सेल बताओ, तो कीबोर्ड की फरवरी की 2 सेल तो नोएडा की हुई है, अब कीबोर्ड की फरवरी की 8 सेल यहाँ हुई है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हर डाटा अपने ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। किसी शीट में कहीं और है, देखो यहाँ कीबोर्ड की फरवरी की सेल यहाँ पर मौजूद है, उस वाली शीट में यहाँ मौजूद थी और उस वाली शीट में यहाँ मौजूद थी, ऑर्डर ही नहीं हुई, लेकिन डाटा वही है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है यहाँ पर, अब कंसोलिडेट। समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, कभी ऐसा काम हो तो। अब कंसोलिडेशन रिपोर्ट में यहाँ बनाऊंगा, मैंने खोल ली शीट और रिपोर्ट को बनाना है, यहाँ पे रख लिया पॉइंटर, जाएंगे हम डाटा में, कंसोलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टोटल निकालना है तो सम, एवरेज निकालनी है तो एवरेज, काउंट करनी है कितनी सेल हुई थी तो काउंट, समझ में आ रहा है, अपने एग्रीगेशन फंक्शन लगा सकते हैं। तो मोस्टली हमें क्या निकालना है, टोटल सम निकालना है, सम ले लिया। रेफरेंस देंगे अब हम यहाँ पे, रेफरेंस कहाँ से देंगे, जाके मुंबई का पूरा डाटा उठा लो, कुछ है नहीं इसमें, हो गया, ऐड कर दो, समझ गए। अगली शीट उठा लो, ये लो, ऐड, ये भी गया। अगली शीट उठा लो, कुछ भी मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, जहाँ दिमाग नहीं लगाना वो तो चीज़ दिमाग में तुरंत बैठती है, बैठ गया, कुछ नहीं है। अब ये देखो, जहाँ टोटल नहीं होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए टोटल, लेबल पे टोटल ही नहीं होना चाहिए, एज ए लेबल यूज होना चाहिए। ये लेबल मैं अपने उसमें रिपोर्ट वाली शीट में चाहूंगा ना, तो यहाँ पे इन दोनों पे क्लिक कर लो, एज ए लेबल बन के आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर एक क्रिएट लिंक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इन शीट्स में कहीं चेंज करूंगा तो मेरी रिपोर्ट में भी चेंज होना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लो, लिंक हो गई शीट, हो गया, ओके करा, बन गई रिपोर्ट, लो कितनी देर लगी। अब आपको वेरीफाई करा दे, लैपटॉप मार्च कितनी सेल आ रही है 24, अब काउंट करना, लैपटॉप मार्च कितना हो गया, अब टोटल कितना हो गया, और अब 19 और 5 और यहाँ कितना आ रहा है, निकल गया। और ये कनेक्ट भी है, अगर मैं यहाँ पर लैपटॉप 5 है ना, इसको 15 कर दूँ 34 हो जाएगा वहाँ, इसी को कंसोलिडेट बोलते हैं। टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, कोई सवाल इसमें, ठीक है, डन। तो अब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। इसमें 3 फीचर्स होते हैं हमारे पास, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल, ओके। मैनेजमेंट पर्पस में यूज होते हैं ये, ओके। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर को समझने के लिए मेरे पास एक सैम्पल डाटा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी से वो पूरा निकलेगा सवाल। सवाल ये है कंपनी का नाम, ठीक है, और ये डाटा एक परचेज डिपार्टमेंट का डाटा है। इतने में इसका काम क्या है, जनरेटर बनाती है कंपनी अलग अलग किस्म के, ये इनकी लागत है, इतने में खरीदती है रॉ मटेरियल और इतने में बेच देती है, समझ में आ गया। इतनी क्वांटिटी की सेल हो जाती है, कुल मिला के ये प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है। डाटा समझने में तो दिक्कत नहीं आ रही ना, सिंपल था। तो डाटा किस चीज़ का है, परचेज डिपार्टमेंट का है। डाटा किसका है, परचेज डिपार्टमेंट का है। अब मैं चला गया परचेज डिपार्टमेंट के हेड के पास और उसको जाके बोला मेरी कंपनी की सेल बढ़ाओ, मतलब मेरी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाओ। अब मैं तुमसे आइडिया ले रहा हूँ, कैसे बढ़ाओगे तुम, आइडिया बताओ। तुम परचेज डिपार्टमेंट के हो तो तुम्हारे हाथ में ये तो है नहीं, प्राइस तुम बढ़ा नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में ये भी नहीं है, तुम सेल्स में थोड़ी ना जो तुम इनकी सेल बढ़ा दोगे। तो तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में सामान कहाँ से खरीदते हो, थोड़ी मेहनत कर लो और ढूंढो कोई ट्रेडर जो थोड़ा कम कीमत पे सामान दे दे, आगे समझ में। तो ये काम होता है परचेज डिपार्टमेंट का। तो एज अ परचेज डिपार्टमेंट मैं एज अ मैनेजर आपको 3 नई कंपनी बता रहा हूँ, एक ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाओ यहाँ पे और इनके रेट लाओ, और उसके बाद उनके रेट लाके मेरे को एक फाइनल रिपोर्ट बना के दो, हमें पता चले कि किसके रेट सस्ते हैं, सही हैं, और जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्लियर होगी पिक्चर यहाँ तक। अब बस इस चीज़ को हम कैसे करें। अब मान लीजिए वो ट्रेडर 1 को कॉल करता है और उससे रेट लेता है। जब वो उसे रेट देगा तो वो रेट को यहाँ डालेगा, जब वो यहाँ रेट डालेगा तो ये पुराने वाले रेट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक वक्त में एक सेल में एक वैल्यू जाती है। ये है प्रॉब्लम, बस ये क्लियर हो गई बात है आप लोगों के दिमाग में। आप लोग जब चलते हैं ना स्टेप बाय, जब तक तो ठीक रहता है आपका, जैसे ही वो खत्म होता है ना, जब गड़बड़ हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो अभी तक ठीक चल रहा है सारा। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा डालने के करके फाइनल। तो हम यहाँ पे जैसे ही डाटा डालेंगे पुराना वाला खत्म हो जाएगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर द यूजर।
अब इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए एक्सेल हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है, उसका नाम है सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर में हम अलग अलग इनपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं और समय आने पर हम उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। सो यही होता है सिनेरियो मैनेजर का मतलब, लिख लो। We use scenario manager to record the different inputs. We use the scenario manager to record the different inputs. अब प्रैक्टिकल देखो मैं कैसे करूँगा इसको। मैं ट्रेडर वन के रिकॉर्ड को इनपुट भी करूँगा, लेकिन यहाँ नहीं करूँगा, ये किसी दूसरी जगह पर करूँगा। हम जाएंगे डाटा में, ये व्हाट इफ एनालिसिस होता है, ये सिनेरियो मैनेजर होता है, मिल जाएगा आपको। सिनेरियो मैनेजर पे जाने के बाद इस तरह की विंडो खुल के आएगी, ठीक है। अब इस विंडो में यहाँ से ऐड करेंगे अपने 3 सिनेरियो हमारे, ठीक है। ये हमारे पहले ट्रेडर का नाम लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम वो सेल्स बताएंगे जहाँ पर इनपुट करना है, तो इनपुट हमें यहाँ करना है, ओके करेंगे। अब इनपुट करो यहाँ पे जो भी आपका मन करे। तो मान लीजिए इसका रेट मिला हमें 2900, 17, सस्ता मिल रहा है हमें सामान, एक में थोड़ा महंगा मिला, बाकी तो सस्ता ही मिला, पता नहीं कितना नया, जो भी है हो गया। अब दूसरे का ऐड करेंगे ट्रेडर 2, बस यही चीज़ कहानी रिपीट होनी है, कुछ नहीं है इसमें। 31 रुपये तो महंगा दे रहा है। एक और ऐड करते हैं, हो गया। अब रिपोर्ट बनाने के लिए समरी पे क्लिक करना है। ये आपसे एक पेंट पूछेगा, नंबर पूछेगा, पोजीशन, ये वाला सेल इसको कनेक्ट करके दे देना, क्योंकि फाइनल आंसर तो यहीं से पता चलेगा, प्रॉफिट है कि लॉस यहीं से पता लगेगा। अब ओके करो, रिपोर्ट तैयार। अब पढ़ने सीख लो रिपोर्ट को। करंटली जहाँ से सामान खरीदते हो वो ये है, इतने का प्रॉफिट होता है, तो हम इनको नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा। तो भाई इससे करेंगे डील, करेंगे ना। और कंपनी फिर क्या करती है, कंपनी डायरेक्ट सामान नहीं खरीदती है, अपनी क्वालिटी के बंदे को बेचती है। एक कंपनी में एक प्रोफाइल होता है क्वालिटी एश्योरेंस, वो क्वालिटी की टीम जाती है। अब क्वालिटी की टीम जाके एक सैंपल लेती है, इससे चेक करती है, कहीं कुछ गड़बड़ लगता है इसको छोड़ देगी, फिर दूसरा बंदा भी इनके हाथ में देखो, तो तुम्हें क्या लगता है उसकी मनमानी करोगे? नहीं, एक दूसरा बंदा भी इनकी नज़र में होता है। अगर आपकी क्वालिटी खराब हुई तो दूसरे के पास चले जाएंगे, और तीनों की खराब हुई जो चल रहा है उसी के साथ रहेगी। कंपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करती है, इसीलिए क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम होती है। हर कंपनी में टेस्टिंग की टीम भी होती है, क्वालिटी की टीम भी होती है, और परचेसिंग डिपार्टमेंट भी होता है, और सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है, तब भी एक बिजनेस ग्रो करता है। तो ये परचेज डिपार्टमेंट का डर है। दैट्स फिनिश। अभी कोई सवाल किसी का? समझ आ गया ना? अब अगर आप चाहते हो कि यार रियल लाइफ में इसका प्रैक्टिकल करना है, मेरे को अपने घर का राशन लाने के लिए इस बार कहो मम्मी पापा से कि मैं लाऊंगा, 3 दुकानों से पर्ची लेके, हाँ 3-4 दुकानों पर पर्ची फेंक दो, सबके रेट देखना नीचे अलग अलग होंगे तुम ट्राई करके देख लो, है ना। फिर एक्सेल में ऐसी रिपोर्ट बना के अपने घर वालों को दिखाओ जो पढ़ा लिखा कि यहाँ से जोड़ो यहाँ से लाओ, 500 रुपये बचते हैं। समझ में आया? कर सकते कि नहीं कर सकते? एक छोटे लेवल पे किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। इज गोल सीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल सीक, ठीक है। गोल सीक, अब ये कैसे यूज होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। समझो भाई, इस बार वही कंपनी नहीं बदली, कंपनी वही है। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, तो टॉपिक नेम इज गोल सीक। इसको करने से पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए कि क्यों करते हैं। जैसे पुराने वाले सवाल में सिनेरियो मैनेजर को पहले हम समझा कि करते क्यों हैं, पहले इसको समझो करना क्यों है। कंपनी है ये सेम, इसका एक काम और भी है, जनरेटर बनाने के बाद गाड़ी में फिट करती है, उसको बैटरी बोल देते हैं। मान लीजिए गाड़ी में बैटरी फिट होती है ना, बिना बैटरी के गाड़ी थोड़ी ना चलती है, तो बैटरी को फिट भी करती है। तो एक बैटरी को फिट करने पे इनको पैसे मिलते हैं 7,950 रुपये, ठीक है। ये एक जनरेटर को बनाकर बेचते तो कितने पैसे मिलते हैं? 7,950 रुपये। स्टार्ट, अब नहीं आएगी कोई, देखो हमारे पास एक जनरेटर को फिट करने में हमको पैसे मिलते हैं 7,950 रुपये। टोटल हम हमारी डिमांड, जो कंपनी की डिमांड होती है वो कितनी है? 100 जनरेटर एक महीने में फिट हो जाते हैं। एक जनरेटर पे लागत आती है 2,000 रुपये की, ठीक है। जो भी खर्चा आता है 2,000 का आता है। अच्छा, ये एक खर्चा हो रहा है 12,35,000 का। ये खर्चा क्या है? ये फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी ये तो होनी है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। ये जो कंपनी है 3 जगह लोकेटेड है, गुरुग्राम में, दिल्ली में और जयपुर में। अब इनकी ज़मीन खुद की तो है नहीं, किराए पे ले रखी है,
तो प्लांट लगा रखा है तीनों जगह, उनका रेंट जाता है, और मालिक थोड़ी ना बैठता है, सुपरवाइजर लगा रखे हैं, मैनेजर, उनकी सैलरी जाती है, लड़के लगा रखे हैं, बिजली का समझ के खर्चा, ये कंटिन्यूसली जाएगा, ये तो रुकता ही नहीं है। तो 12,35,000 तो खर्चा ही खर्चा है इसका। अब हमें पहले तो ये चेक करना है कि कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है, ये निकाल लेते हैं पहले। हम निकालते हैं पहले कंपनी का टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू कैसे पता लगेगा भाई, एक पे लगभग 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितना हो रहा है, 8 लाख रुपए मोटा मोटा। अब खर्चा देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पे कितना आ रहा है, एक पे 2,000 का आ रहा है, तो 100 के ऊपर 2 लाख का आ जाएगा, तो ये 2 लाख का खर्चा आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे हम, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को या लॉस हो रहा है। देखो कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आप 12,000 रुपये कमाते हो और आपके खर्चे 15,000 के हैं, मेरे को बताओ तुम लॉस में जा रहे हो कि प्रॉफिट में जा रहे हो। अच्छा अगला पढ़ते हैं सिनेरियो, आप 15,000 कमाते हो और आपके 12,000 के खर्चे हैं, तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो और महीने के लॉस में जा रहे हो, प्रॉफिट में। ये पता कैसे चल रहा है, इसका बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो भी आपकी इनकम है ना, उसमें से आप अपने खर्चे माइनस करते हो, जितने भी एक्सपेंसेस है। अगर इसका उत्तर पॉजिटिव आता है तो ये प्रॉफिट होता है, अगर नेगेटिव आता है तो ये लॉस होता है, सिंपल सिनेरियो। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट में से खर्चे माइनस कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट तो यही था, और खर्चे कौन से थे, एक तो 2 लाख का खर्चा है और एक 12,35 का खर्चा है, तो भाई कंपनी जा रही है लॉस में, साफ समझ में आ रहा है, नेगेटिव है मतलब लॉस में जा रही है कंपनी। कितना लॉस हो रहा है कंपनी को, तो मैं फिर पहुंच गया आपकी बार तुम्हारे पास, मैं मतलब मैनेजर अपने पास, तुम्हारे पास फिर आएगा। इस बार वो चला गया सेल्स डिपार्टमेंट में, कहाँ चला गया, अब सेल्स के बंदे को पकड़ा, तो वर्कर लोगों से कौन ही बात करते हैं, हेड वगैरह जाते हैं, तो सेल्स के ऊपर कोई हेड होगा, उनको पकड़ेंगे। अब समझ में आया, हर कंपनी में एक हेड क्यों बनाते हैं, कोई दिक्कत होगी तो 100 वर्कर से थोड़ी ना बात करूंगा मैं, उनको देखने वाला कोई बंदा तो होगा, उसको पकड़ेंगे हम, इसीलिए उसकी सैलरी ज़्यादा होती है ना। अब जैसे हम यहाँ पे ट्रेनर हैं, तो हमारे ऊपर कोई टीएल होगा, अगर ट्रेनर यहाँ पे 35 हैं तो एक टीएल होगा, और किसी ट्रेनर के बारे में कोई बात करना है तो टीएल से बात करेंगे ना, वो आ रहा है समझ में। तो भाई हमने बुला लिया वो सेल्स ऑफ हेड, एचओएस बोलते हैं उसको, हेड ऑफ सेल्स। तो एचओएस के पास गया और एचओएस से जाके हमने बोला कि ये बताओ तुम सेल्स के बंदे हो, तुमको मैंने सिनेरियो समझा दिया, हमारी कंपनी को हो रहा है लॉस तकरीबन 6.5 लाख रुपए, हमें इस लॉस से बाहर निकालो, और तुम सेल्स की टीम हो, तुम्हें सेल्स में जितने भी बंदे चाहिए हम देंगे, तुम्हें मना थोड़ी ना करा है, तुम जो डिसीजन ले सकते हो। जो हेड बनाते हैं ना किसी डिपार्टमेंट के, उनके पास पूरी पावर होती है डिसीजन लेने की। कंपनी उनसे ये नहीं कहती क्या खर्चा हो रहा है, कंपनी कहती है कि हमें प्रॉफिट दे दो, तुम कुछ मर्जी करो, तुम्हें जो चीज चाहिए अप्रूवल हम दे देंगे, ऐसे राइट्स होते हैं उन पे। अगर किसी का कुछ अटक रहा है ना, ये करना है मुझे, यहाँ ट्रांसफर होना, पूरी ताकत लगा लो, हम लोग के कंट्रोल में नहीं होगा। जैसे तुम यहाँ के सेल्स ऑफ हेड से मिले, वो सब कुछ कर सकता है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है जी, मुझे तो फरीदाबाद में लेना है एडमिशन, सब पॉसिबल है। अब मेरे अगेंस्ट मत यूज़ कर लेना ये सारा टूल्स, मैं तो आपको बातों बातों में चीज़ें बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एक हेड होता है, हेड से मिलते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया। तो हमें अपनी डिमांड बढ़ानी है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिमांड को कितना बढ़ा दें कि हमारी कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पहुँच जाए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी ये वैल्यू 0 कर दो कम से कम। अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे सकते, कम से कम लॉस तो बचा लो। समझ में आ गया। तो ये जो सेल्स की टीम है ना, अपनी सेल्स को बढ़ा देगा, और किसी भी कंपनी के सेल्स बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, सेल्समैन बढ़ा दो। एक सेल्समैन सेल्स नहीं बढ़ा सकता, क्या करना पड़ेगा, सेल्समैन बढ़ा दो। तो उनके कहने का मतलब है कि डिमांड को कितना बढ़ा दें कि ये 0 सेट हो जाए। तो इस तरीके के सवाल में गोल सीक यूज होता है। गोल सीक का मैंने यहाँ पे लॉजिक लगा रखा है, लॉजिक समझो। गोल सीक क्या कहता है, टू फाइंड वन अननोन वैल्यू, टू फाइंड वन अननोन वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ नोन वैल्यू। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स अगर कोई ऐसी वैल्यू आपको पता करनी है जिसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू जो उससे कनेक्ट है, उस वैल्यू को आप जानते हैं, तो ये निकाला जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को गोल सीक कहते हैं, यानी टारगेट की तलाश, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल सीक कहते हैं। ये कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। एक सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, और ये केस स्टडी है, ऐसी कहीं पर भी सिचुएशन है ये आप लगा लेना। अब हमें करना क्या है कि अपनी इस डिमांड को बढ़ाना है। ये वैल्यू हमको पहले से पता है, 0 आनी चाहिए, मतलब जो वैल्यू हमको पहले से पता है वो क्या है, सेट वैल्यू, ओके। और जो वैल्यू हमको नहीं पता वो क्या है, अननोन वैल्यू, जिसमें चेंज करना है। क्लियर हो गया सिनेरियो। तो भाई यहाँ गोल सीक लगेगा। कैसे लगेगा, डेटा में जाओ, गोल सीक उठा लो, गोल सीक उठते ही डेटा आ गया।
यहाँ पे बोल रहा है सेट सेल टू वैल्यू, यानी यहाँ वो सेल बताओ जिसमें वैल्यू सेट करनी है। सेट तो यहाँ करनी है, बताया था ना अभी सेट सेल है, कितनी वैल्यू करनी है यहाँ पे 0। अब क्या बोल रहा है, चेंज वाला सेल कौन सा है, जहां पर अननोन वैल्यू है, जहां चेंज चाहिए आपको, चेंज चाहिए यहाँ पे। अगर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो वो इसके अंदर चेंजेस मार देगा और प्रॉफिट को 0 तक ला देगा। पता है क्या करेगा, जनरेटर की कीमत बढ़ा देगा ताकि प्रॉफिट 0, कुछ भी करे चाहिए। अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो कॉस्ट को कम कर देगा। तो इसको ही सभी पैरामीटर दे दो, मैंने ये दे देना है पैरामीटर, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा काम सेट हो गया। देखो तो तकरीबन सेल कितनी करनी है 207, कितनी देर लगी निकालने में। तो ऐसी जगह पे काम आते हैं, जब मैनेजमेंट लेवल के सवाल आते हैं ना, वहाँ पे वर्टिफ एनालिसिस काम आता है। समझ में आ गया, ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे, अभी एक आखिरी टॉपिक बच रहा है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज डेटा टेबल। डेटा टेबल देखो, अब हमारा अगला टॉपिक है डेटा टेबल। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है इजी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है। तो एक बार दिखा देते हैं आपको डेटा टेबल यूज़ कैसे करना हो। देखिए इसको समझते हैं पहले। इसको समझने से पहले अपना डाटा बिल्कुल साफ है। अब मैं आपको पहले सिनेरियो बता देता हूँ क्या करना है इसमें। तो क्वेश्चन ये है कि एक मॉल है, जैसे हमारे बगल में एक मॉल का नाम दे रखा है। मॉल में जब आप जाते हैं तो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, एडिडास का होता है, टैप रेड का होता है, रेड टेप का होता है कि ना, तो पिज़्ज़ा कॉर्नर होता है। तो ऐसे एक छोटा सा टॉय का सेक्शन है। उनके पास टोटल नंबर ऑफ बैटरी वाली जो टॉयज़ होते हैं, कारें वगैरह, बाइक वगैरह, तो उनकी संख्या है 150। अब जो उसका शॉप का जो ऑनर है वो ये डिसाइड करता है कि टोटल टॉयज़ का 60% वो MSP के रेट पे चार्ज करेगा। MSP हो गया मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। कितने खिलौने, कम से कम 60%। जब तक उसके 60% खिलौने उस रेट में बिक नहीं जाएंगे तब तक वो पैसा नहीं तोड़ेगा, यानी कम नहीं करेगा अपने पैसे। यानी वो कम से कम 60% खिलौने हाई रेट पे बेचना चाहता है, उसने एक रेट तय कर रखा है। ओके, तो हमने क्या करा, एक बगल में एक टेबल बना ली। तो यहाँ पर हम खिलौनों की संख्या लिखेंगे। 60% खिलौने तो हाई रेट में बिकेंगे और बाकी बचे हुए लो रेट में बिकेंगे, तो वो हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। खिलौनों की संख्या निकाल लेते हैं जो हाई रेट में बिकेंगे और लो रेट में। तो उसको निकालना स्टार्ट किया। तो हाई रेट वाले खिलौने हो गए 90, 150 का 60% निकालेंगे 90 हो गया। बाकी बचे हुए खिलौने बचेंगे आपके 60, उसके लिए 150 में से आप 90 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो बॉस है, जो मालिक है, वो रेट बता के जा रहा है। जो हाई रेट रहेगा वो रहेगा $60, और जो लो रेट रहेगा जब आप खिलौनों को बेचोगे तो मेरे हाई रेट का आधे तक जा सकते हो आप, आधे रेट में बेच देना। तो वो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना बनता है। तो ये बन गया 5400 और ये 1800 बनेगा, टोटल बनेगा 7200। ये समझ में आ गया केस पूरा का पूरा। तो यही वो कारण होता है, आपने रियल लाइफ में कभी देखा हो, कभी लेडीज जानते हैं इस चीज़ को। गलियों मोहल्ले में सब्जी वाले आते हैं सुबह सुबह, कितनी बहस कर लेना, रेट नहीं तोड़ेगा, रेट नहीं तोड़ेगा वो। अगर आलू 25 रुपये किलो, रेट तोड़ दो जी, नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ेगा, बिल्कुल नहीं तोड़ता वो रेट। कारण वो सुबह सुबह मंडी से, आड़त से सामान भर के लाते हैं अपनी रेडी पे और मार्केट में बेचते हैं। उनको ये पता होता है कि इस रेडी को भरने में मेरे 12,000 रुपये लगे हैं, ठीक है। वो एक सोच के साथ निकलता है घर पे से बाहर, जब तक 12,000 जेब में नहीं आ जाएंगे रेट नहीं तोड़ूंगा, पहले अपनी लागत निकालूंगा। तो वो एक रेट सेट कर लेता है माइंड में और रेट नहीं तोड़ता। और जब वो 12,000 निकल जाते हैं, करते करते शाम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए लेडीज देखना शाम को सब्जी लेने जाती हैं और उस रेडी पे जाती हैं जिसकी सब्जियां कम हो जाती है। जिसकी सब्जियां कम हो गई तो मार्जिन निकल चुका है और वो रेट तोड़ देता है, एक बेसिक सा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि बासी सब्जियां कल बेचूं मैं, कल नया गोदाम नया माल उठाएंगे, फायदा होता है उसमें, इसलिए वो निकाल देते हैं। कभी देखना है चल 20 में ले जा, होता है कि नहीं होता। उस सब्जी वाले को, बिना पढ़े लिखे वाले को भी इतना ज्ञान होता है मैनेजमेंट का, ऐसी होती है लाइफ। गॉट इट। वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा हमारे पास है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस टेबल को भरना है, ये जो दिख रही है टेबल, इसको भरना है। 60% खिलौने अगर MSP के रेट पर बेचेंगे तो रिवेन्यू कितना मिला, 7,200। टोटल रिवेन्यू कितना मिला, 7,200। अच्छा, 61% खिलौने अगर बेचे जाते तो कितना रिवेन्यू मिलता बताओ,
61 रख दो यहाँ पे। इतना क्या सोच रहे हो, कितना बन गया? तुम सोच क्या रहे थे इतना? अरे वहां रखना ही तो है। अब 62% खिलौने अगर बेचेंगे एमएसपी पर तो कितना मिलेगा? 62 रख दो। द प्रॉब्लम इज दैट अब एक एक करके कब तक रखेंगे, तो बहुत सारे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका एक लाइव सिनेरियो और देता हूं आपको। कई बार आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसमें एक टेबल आती है बनी हुई, ये प्रोडक्ट अगर आप 1 महीने की ईएमआई बनाओगे तो इतना बनेगा आपकी ईएमआई की किस्तें, और आप 9 महीने की बनवाओगे तो ये किस्तें बनेंगी, सब आता है लिखा हुआ। और छमाही बनाओगे तो ये, वो एक टेबल भरा हुआ नहीं आता, वो ऐसे ही निकालते हैं। वो ऐसे थोड़ी ना एक एक करके निकालते होंगे, पागल है वो, लग जाएगा उनका टाइम। आपसे कभी भी कंपनी में ऐसे सिनेरियो मांग सकते हैं, एक कार है इतने लोन पर बेची जाए, अगर डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए की होगी तो हर महीने की किस्त कितनी बनेगी, ब्याज कितना बनेगा, निकालो। और डाउन पेमेंट अगर 1.5 लाख रुपए हुई तो कितना बना। तो आपसे 25-30 सिनेरियो पूछ लेंगे, और 25-30 सिनेरियो को एक एक करके निकालोगे रात हो जाएगी। 5 मिनट में निकलता है उत्तर। अभी दूसरा केस समझाया मैंने आपको, गॉट इट? ऐसी जगह यूज होती हैं चीजें। अच्छा, यहाँ अभी इसको भरना है हमें डाटा को 60%, इसको कैसे भरेंगे? अब इतना समझ में आ गया क्या करना है सवाल? तो ऐसे केस में डाटा टेबल यूज होता है। क्या यूज होता है? इसके ऊपर खाली जगह है, इस खाली जगह को इससे कनेक्ट कर देना, इतना तो कर ही दोगे। ये डाटा टेबल में कितनी कॉलम है? 2 कॉलम है, ध्यान से देखो। हमें यहाँ से डाटा उठाना है, मतलब इस कॉलम से डाटा उठाना है, यही तो कर रहे हो आप। इस कॉलम से डाटा उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो? डाटा को आप इस वाले कॉलम से उठाते हो, इस वाले कॉलम से, और डाटा को यहाँ से उठाने के बाद कहाँ रखते हो? यहाँ पे रखते हो, यही होता है। तो कॉलम से डाटा उठा रहे हो, रख कहाँ रहे हो? C5 में। कहाँ रख रहे हो? C5 में। बस कुछ नहीं करना। अब डाटा टेबल को कर लो सिलेक्ट। अब जाके डाटा टेबल ओपन करो। कहाँ है भाई? डाटा टेबल, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपको रो कॉलम दिख रही है, तो ये आपसे पूछ रहा है डाटा टेबल है ये आपसे पूछ रहा है डाटा कहाँ से उठाना है। मैं कहूँगा कॉलम से उठाना है जी। अगर ये 61 62 ऐसे होते, 60 61 62 ऐसे होते तो रो करता है ना। तो कॉलम से करेंगे कॉलम। अब किससे कनेक्ट करना है इसको? यहाँ से कनेक्ट करना है बस। अब ये ऑटोमेटिक अपना एक प्रावधान चला देगा, यहाँ से डाटा उठाएगा यहाँ रखता रहेगा, यहाँ से डाटा उठाएगा यहाँ रखता रहेगा अपने आप। और जो यहाँ वैल्यू थी, यहाँ कनेक्ट है ना, यहाँ की वैल्यू उठा के इसके सामने रखता रहेगा, जो भी आंसर बनेगा। जैसे 60 को उठा के यहाँ रखेगा तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो यहाँ आ जाएगा, समझे? भाई क्या हो गया? ये समझ में आएगा मैंने कैसे करा था? जिसको अभी भी समझ में नहीं आया मैं एक बार करके बता देता हूँ। ये पूरा डाटा एक बार मैं डिलीट करता हूँ। टेबल को करना है सिलेक्ट, यहाँ पे जाना है डाटा टेबल में, कॉलम से डाटा कनेक्ट करना है। कहाँ पे? यहाँ पे। अभी बस ओके कीजिए, काम हो गया। अब एक वेरीफाई कर देता हूँ मैं। 70% के खेल में ये आपको बता रहा है 7,650 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 70 डाल के चेक कर लो आप, कितना आया? 7,650 ही तो आया। इसने मिनटों में भर दिया। सोच के देखो ये 100 है, अगर ये 10,000 भी होते, 1 सेकेंड। सर उसमें जो एक अपसाइड एरो का आइकन आ रहा था, दोनों डेटा टेबल पे क्लिक कर रहे थे, तो चलो कर ही लेते हैं। वैसे मेरे को नहीं समझ में, मेरे को देख के पता लगता है। अभी बताओ कहाँ है? यहाँ सर ये राइट साइड में ऐसे सिलेक्ट करने का होता है, ये कह रहे हो ना? हाँ नीचे वाला, जैसे हमने कॉलम का लिया था तो। अरे ये रेफरेंस दे, इससे कुछ होता है थोड़ी ना। ये ब्राउज का बटन होता है, ये ब्राउज वाला बटन होता है। जैसे ब्राउज करते ना किसी चीज़ को, ऐसे मैंने क्लिक करा, मेरे से पूछ रहा है कहाँ देना है, उसमें शुक्रिया ब्राउज टाइप का बटन होता है। इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे समझ में आ गया? किसी में फॉर्मेट आ रहा होगा, जैसे यहाँ से फॉर्मेट उठा रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इनको सही कर देता हूँ। मेरा आपको याद है ये डाटा इतना था पहले, मैंने तो बाद में खींच के बनाया था। कहीं पे फॉर्मेटिंग सेट हो रखी होगी टेबल की या किसी चीज़ की, ठीक है। फॉर्मेटिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेटिंग होगी, कहीं सेट हो गई होगी। इन सब की फॉर्मेटिंग या तो आप हटा लो या लगा दो। मैं हटा देता हूँ, बताओ। अभी किसी में भी नहीं आ रहा ना, वो तो फॉर्मेटिंग की वजह से आ रहा है और कोई इशू नहीं है।
आप अपने पेपर में प्लेन में करोगे, मैंने ऑलरेडी डाटा पहले के बने हुए डाटा पे काम किया, तो किसी सेल में फॉर्मेटिंग होगी, किसी में नहीं होगी। अभी कहाँ आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। इसका आप इससे लॉजिक मत सोचिए, डाटा टेबल का डॉलर लाने में कोई हाथ नहीं है, इस पे बेचारे पे इल्जाम मत लगाओ। कभी आप सोचो ना कि डाटा टेबल का डॉलर से कोई कनेक्शन नहीं है, देखो ठीक है, होता तो अभी नहीं आ जाता फॉर्मेटिंग। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, दैट्स फिनिश। अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, इसमें हम लोग डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में एक मेरे पास डाटा होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उस डाटा को एक्सेल में कैसे लेना है वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद वो डाटा दूसरी जगह कैसे जाएगा वो बताऊंगा। इस डाटा को लाने ले जाने में एक कॉन्सेप्ट काम करता है एक्सेल का, जिसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी। पावर क्वेरी, ठीक है। नॉर्मल भी डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बिना पावर क्वेरी के, गेट डाटा का इस्तेमाल करके। पावर क्वेरी का इस्तेमाल बेसिकली होता है जब भी कोई डाटा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसमें किसी तरह का कोई क्लीनिंग करना है। क्या करना है, क्लीन करना है डाटा, तो पावर क्वेरी से हो जाता है, ठीक है। तो पावर क्वेरी में एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो हम उस डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावर क्वेरी में ले जाते हैं। डाटा कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो पावर क्वेरी की हेल्प से ही होता है। डायरेक्ट डाटा लोड कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट डाटा पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा, पावर क्वेरी में डाटा चला जाएगा, अब उसमें आप डाटा फिल्टर कर लो, जो डाटा आपको चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए मत रखो। तो उस कॉन्सेप्ट में पावर क्वेरी यूज होता है, समझ में आ गया। तो अभी मैं आपको डाटा लोड करना सिखाऊंगा डायरेक्ट। पावर क्वेरी में कैसे क्लीन करते हैं इसकी क्लास में नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको। कोई डाटा मैंने उठाया और कैसे क्लीन करना है। किसी भी जगह काम करोगे तो आपका पहला एग्जाम्पल, यानी जब आपका इंटरव्यू चलेगा, पहला सवाल हो सकता है आपको यही दे दें। आपको 10 सवाल 5 सवाल देंगे इंटरव्यू में, पहला सवाल उसमें हो सकता है यही दे दें कि एक डाटा दे दो और कहें क्लीन करो। जहां पर भी क्लीनिंग की बात आ गई तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, पावर क्वेरी। डाटा को लोड करोगे पहले तो आप कहाँ, एक्सेल में। डाटा को एक्सेल में डायरेक्ट लोड ना करके पावर क्वेरी में भेज दो पहले। पावर क्वेरी एक तरह का फिल्टर लगा देगा उस पर, और जो जो डाटा आपको क्लीन करना है साफ कर लो, अच्छा कर लो, अब फिर लोड कर दो एक्सेल में, एकदम परफेक्ट डाटा आ जाता है। तो वहाँ पावर क्वेरी यूज होता है, समझे। चलिए तो भाई पहले टेक्स्ट फाइल को निपटाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसका डाटा मैं आपको चेक कराऊंगा। तो यहाँ एक टेक्स्ट फाइल है 3 अगस्त के नाम से, इसमें डाटा पड़ा हुआ है। ये डाटा मेरे को एक्सेल में चाहिए। किसी भी टेक्स्ट फाइल को पहले ओपन करो, डाटा को ओपन करने के बाद उसमें चेक करो कि 2 कॉलम के बीच में क्या दिख रहा है आपको। टेक्निकली इसको हम बोलते हैं डीलिमिटर। क्या बोलते हैं, 2 डाटा के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, डीलिमिटर। लेकिन यहाँ पर डीलिमिटर कौन सा है ये पहचानना है। आपने बोला स्पेस, ये गलत है। स्पेस तो ऐसा होता है सलमान खान और इसके बीच में जो है, क्या बोलते हैं, डीलू नहीं बोलते, डीलिमिटर। डीलिमिटर ऐसे, डीलिमिटर, ठीक है। 2 कॉलम के बीच में कुछ भी होता है वो डीलिमिटर कहलाता है। अगर मैंने लिखा राम कॉमा श्याम, तो कोई आपसे पूछेगा राम और श्याम के बीच में डीलिमिटर क्या है, तो आप बोलोगे कॉमा। समझ में आया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ई आई डी और ई नेम के बीच में डीलिमिटर क्या है, आपने बोला स्पेस, ये गलत है। स्पेस नहीं है, ये टैब स्पेस है, ठीक है। स्पेस और टैब स्पेस में फर्क क्या होता है, देखो 2 फर्क होते हैं। पहला फर्क, स्पेस छोटा होता है, टैब स्पेस बड़ा होता है। दूसरा फर्क, टैब स्पेस अलाइन होता है। अब देखो इसके बीच में जो टैब स्पेस है एकदम अलाइन चल रहा है, स्पेस कभी अलाइन नहीं होता। पुनीत यादव यहाँ जा रहा है, सलमान खान यहाँ जा रहा है, अंकित शर्मा यहाँ, कोई है अलाइन, समझ में आ गया। 2 डिफरेंस होते हैं इनमें। तो कभी भी कोई चीज हम लिखते हैं ना अलाइन करके लिखते हैं, तो हमेशा टैब दबाते हैं कीबोर्ड से, इसीलिए दिया हुआ है टैब। ये कोई चीज हम लिख रहे हैं, किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो टैब दबा के लाते हैं। जो प्रिंटर भी होता है ना, टाइपराइटर जब करता है अच्छे से आपको कॉमा स्पेस दे देगा थोड़ी ना करता है, टैब बटन धड़ धड़ मारता है, आ गया लाइन और फिर टाइप करता है। और एम्प्लॉय नेम के बीच में टैब यूज हुआ है, और ये जो नाम के फर्स्ट सेकंड है उसमें नॉर्मल स्पेस। हमें देखना ही नहीं है सारा, 2 कॉलम पकड़ लो खत्म बात, समझ में आ गया। 2 कॉलम पकड़ो खत्म बात। हमें डाटा कॉलम अलग करने हैं ना, अलग अलग, नाम थोड़ी ना अलग करना है। अगर आप स्पेस के बेस पे अलग कर दोगे तो क्या होगा, राजू अलग धनकर अलग। राजू धनकर तो हमें साथ में चाहिए, एक व्यक्ति का नाम है ये, है ना, लाइक दिस। तो इतना समझने के बाद अब एक्सेल में इस डाटा को इंपोर्ट करने की कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले आप अपने एक्सेल को ओपन कर लो, कर लिया। डाटा यहाँ पे चाहिए मेरे को, डाटा में जाएंगे, यहाँ मिलेगा फ्रॉम टेक्स्ट, देखिए अपना डाटा बताओ, लोड करो इसमें।
रीस्टार्ट एक्सेल बोल रहा है, एक्सेल में कोई दिक्कत आ गया है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि Restart it. नोटपैड से सारा डेटा कॉपी करके इसमें पेस्ट करके और फिर उसको ओके, आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे हम। एक नोटपैड की फाइल बना लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे कुछ डाटा डालता हूँ, जैसे एक व्यक्ति का नाम है, इसकी एज 21 साल है, 12,000 रुपये कमाता है, गुड़गांव में जॉब करता है। मनीष नाम का डाटा है, 22 साल की उम्र है और 14,000 रुपये कमाता है और सोहना में काम करता है। बस ठीक है, 2 डाटा ले लिए, इनको ये आप एक्सेल में डाल दीजिए। फाइल पे गया, इसको हम सेव कर लेते हैं और लोकेशन डेस्कटॉप की डालते हैं और इसका नाम डाल देते हैं डाटा 1। डाटा हमारा सेव हो जाता है। अब ये डाटा मेरे को एक्सेल में चाहिए, आपने कहा कॉपी करके डाल देते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट करा, कॉपी कर लिया। अब मैं गया एक्सेल में, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब मैं इस डाटा का क्या ही करूँ, बता क्या करूँ मैं इसका? इसको मल्टीपल, जैसे 4 है तो इसको 4 कॉलम्स में आना है। अरे जब मैं डायरेक्ट ही ले आऊँगा, इतनी मेहनत करवा रहा है मैं, डायरेक्ट मैं बना बनाया ले आऊँगा भाई। हाँ ठीक है, वैसे भी हो जाएगा मतलब यार समझ में आ गया, मैं बना बनाया ले आऊँगा। डायरेक्ट एक्सपोर्ट सुनो देखो अब यहाँ पे, देखिए एक का है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट मल्टीपल है तो उसमें टाइम लगेगा। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे रखना है पॉइंटर, डाटा में जाना है, डाटा को यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। कहाँ गया है? फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ये फाइल पूछेगा, फाइल दे देना है आपको। ये रहा वो फाइल, उठा के दिया। ये आ गया डाटा। अगर इसमें कोई क्लीनिंग करनी है, क्या करनी है? क्लीनिंग करनी है। देखो डिलीमीटर क्या उठा रखा है इसने बाय डिफॉल्ट, जब भी चल रहा है। तुमने स्पेस बोला था, तुम्हारा डाटा पता है कैसा आता है स्पेस से? ये ऐसा चाहिए था तुम्हें, ये तुम्हारे पसंद का डाटा है, ऐसा करना था डाटा में। इससे क्या ही रिपोर्ट बनती? तो क्या था वो? टैब। सही पकड़ना है, अभी बना ना ढंग का डाटा। अच्छा लोड कर दूंगा एक्सेल में, डायरेक्ट आ जाएगा। पावर क्वेरी में भेजना है, कोई चीज़ क्लीन करनी है मेरे को, भाई मेरे को इसमें ECT नहीं चाहिए है ना, या फिर मेरे को इनके नाम अलग अलग चाहिए। सारा काम कहाँ होता है? ट्रांसफॉर्म में। ये मैं कल बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। देखो ट्रांसफॉर्म कर दे, पावर क्वेरी में पहुंच गया पावर क्वेरी पढ़ना है। यहाँ देखो आ रहा है लिखा हुआ। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट इज पावर क्वेरी, क्या बोलेंगे? सर बेसिकली इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फॉर क्लीनिंग, वी यूज द पावर क्वेरी। वो पूछेंगे इसके बिना हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर, एक्सेल में करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा होती है। इसमें सर बने बनाए टूल होते हैं, फास्ट काम होता है ज़रा। इस फाइल को मान लीजिए कोई फाइल मैं आपको दे दूँ ठीक करने के लिए, एक्सेल में अगर आप उसे ठीक करने जाओगे तो आधा घंटा लग जाएगा। पावर क्वेरी में डाल के ठीक करोगे 3 या 4 मिनट, खत्म। फास्ट होता है, आजकल जमाना फास्ट का है, तो यही पावर क्वेरी वहाँ पे यूज होता है। अब मेरे को इसमें कुछ करना तो है नहीं, फिटिंग विटिंग, तो मैं जाके यहाँ से सीधा लोड कर दूंगा। अब तुमने यही प्रोसेस रट्टा मार लिया है दिमाग में, ऐसे नहीं करना पावर क्वेरी में। वहाँ तो एक डायरेक्ट लोड का बटन आ रहा था, लोड करते आप, लोड करते सीधा एक्सेल में आता। जब आपको पावर क्वेरी में लेके ही नहीं जाना है तो लोड करना है, कभी इसमें रट्टा मार लो, पहले पावर क्वेरी में जाना है फिर लोड करना है। अरे तुम ऐसे ही करते हो। चीज नहीं चाहिए होती फिर वहाँ उसमें से हटा देते हैं। वो पावर क्वेरी जब सिखाएंगे, जब आपको डाटा क्लीन करके एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको, वहाँ पे आप उसे यूज करेंगे। अभी समझ में आ गया, डाटा हमारे पास आ गया। अब इस डाटा को मैं थोड़ा सा इंटरवेंट कर देता हूँ। सर अगर टेक्स्ट फाइल की जगह जैसे PDF होता तो PDF भी सेम इसी तरह से हो जाएगा? हाँ जी, जैसे PDF अगर हो, डेटा हमारा PDF में पड़ा है। अच्छा ये आपका कोर्स चल रहा है, मैं पहले क्या पढ़ा रहा हूँ? अच्छा फाइल, हाँ सर PDF है, ठीक। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? टेक्स्ट फाइल, फिर उसके बाद क्या चलेगा? इंटरनेट, और फिर उसके बाद PDF एंड वेब पेज। सब्र का फल मीठा होता है ना? आएगा तो सही है ना? बन गया हमारे पास ऐसे क्या? अरे टेबल बन गया है, फिल्टर विल्टर नहीं है, टेबल के रूप में आता है। हर टेबल के ऊपर फिल्टर लगा रहता है, ठीक है। फिल्टर करके गायब थोड़ी ना हुआ डाटा, इतना ही है उसमें, घबरा क्यों रहा है? डाटा इतना ही है, ये डिजाइन में आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा मेरे को अगर ये डाटा टेक्स्ट में भेजना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, किसमें? टेक्स्ट फाइल में। तो इस डाटा को हम टेक्स्ट फाइल में भेज सकते हैं। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट करो, चेंज टाइप करो, टेक्स्ट ले लो। अब आपका डाटा टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और नाम डाल देता हूँ आज का 21 सितंबर। ये फाइल सेव हो गई। अब आपको ये फाइल मैं दिखा भी सकता हूँ, ये रही, ढूंढ लो भाई, यहीं पे लिखी होगी। 12 सितंबर लिख दिया मैंने, जो भी है डाटा आ गया आपका। देखो ये था ना डाटा, 10 ही रिकॉर्ड थे, देख लो कहाँ फिल्टर हुआ, 10 है पूरे।
समझ में आ गई बात? अच्छा अभी इस डाटा को पीडीएफ में भेजेंगे। ये जो डाटा है ना मेरे पास, ये डाटा, इसको एक्सेल में खोल लेता हूँ, फिर पीडीएफ में भेजेंगे। देखो मैं कितनी जल्दी खोल देता हूँ एक्सेल में डाटा। वही एक्सेल टेक्स्ट फाइल का डाटा मैंने एक्सेल में खोल भी दिया। नहीं समझे? देखो हाँ देखो ये खोला मैंने एक्सेल। अभी इसमें इतनी मेहनत करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, कौन करेगा इतनी मेहनत, है ना? इसमें ये फाइल ही तो खोलनी है, पकड़ के फेंक दें। आ गई। ये हरे में नहीं चलता, कभी सोच रहे हरे क्यों चलता? एक फाइल और बनाई थी मैंने डाटा वाली, है ना, फेंको। ये देखो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल का डिलिमिटर टैब होता है। जिस फाइल में डाटा टैब में था वो तो ठीक हो गया, ठीक से आया ना अपने आप टैब में, और जिसमें टैब नहीं था उसमें गड़बड़ करा, बस खुल तो जाती है ऐसे ही। जब हम किसी चीज़ को यहाँ ऐसे फेंकते हैं ना, कॉपी होता है वो। अच्छा यहाँ आ गया डाटा, कहाँ गया ये रहा। अरे आजा आ गया वो, आ गया ये रहा, इधर है वो, ठीक है, एक ही बार आएगा वो। अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर इस फाइल को पीडीएफ में सेव करते हैं। किसमें? पीडीएफ में। फाइल पे जाएंगे, पीडीएफ में इसको सेव करने से पहले इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना, इंसर्ट टेबल, ठीक है। और अब इनको थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं, हाँ परफेक्टली आ गया। अब पूरे डाटा को बीच में भी हम कर ही देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। अब मैं इस फाइल को पीडीएफ में भेज रहा हूँ। फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे होता है क्रिएट पीडीएफ। आपका डाटा पीडीएफ में चले जाए। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ 12 सितंबर के नाम से। सो यू हैव क्रिएटेड योर पीडीएफ। आ गई फाइल। अब इस पीडीएफ के डाटा को मैं एक्सेल में लाना सिखाऊंगा। ऐसे कल को किसी ऑफिस में काम करें, पीडीएफ में डाटा है, एक्सेल में कैसे लाते हैं। अब ये डाटा पीडीएफ में आपके पास, ठीक है। इसी डाटा को एक्सेल में लाना सीखेंगे। ये मैं बंद कर रहा हूँ पूरा प्रॉपर, एकदम बंद हो गया, कुछ नहीं है अब इसमें, ठीक है, एकदम। ये पीडीएफ का डाटा, मैं एक न्यू एक्सेल खोल रहा हूँ और उसमें ये पीडीएफ का डाटा लेकर आऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डाटा में जाऊँगा, यहाँ मिलेगा गेट डाटा, और इसमें मुझे मिलेगा फ्रॉम फाइल, यहाँ मिलेगा फ्रॉम पीडीएफ। मुझे पीडीएफ फाइल बतानी है उसको। यही नाम है। मैं 21 लिख रहा हूँ, 12 क्यों जा रहा है? 2 बार। अच्छा अपने आप आ गया, देखो ये आ गया। अब उसमें जितनी भी शीट थी सबके पेज आ गए। हर शीट पे मेरा डाटा था, दोनों शीट आ गई, आ गई हैं। 2 शीट थी उस फाइल में। अब जो भी डाटा मेरे को चाहिए मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे मैंने अभी करा। अभी डाटा मेरे को लोड होकर मिल जाएगा। ये पहले किस में भेज गया? पावर क्वेरी में। मेरे को पावर क्वेरी में से कहाँ लाना है? अपने एक्सेल में। क्या कर दूंगा? क्लोज टू लोड, पहुंच जाएगा। सिंपल, ये भी समझ गए। अब इसका मैं वेब पेज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कल को मान लीजिए ये डाटा मेरे को वेबसाइट में चाहिए, एक वेब पेज चाहिए मेरे को इसका, ठीक है। तो इस दूसरी शीट को डिलीट कर देते हैं। अब इसका वेब पेज बनाते हैं। इसका वेब पेज बनाने के लिए फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, लोकेशन ले लिया मैंने डेस्कटॉप का। यहाँ पर मुझे मिलेगा सेव एज अ टाइप में वेब पेज, ठीक है। अब फिर 12 ही लिख देता हूँ, बन ही रहा है। तो अब ये इसका वेब पेज बना देगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये तो HTML सीख के आओ, फलाना करो, तब जाके बनता है वेब पेज। ये बना दिया इसने वेब पेज। खोल के देखें, इवन के देखो ब्राउजर में खुल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ओपन करो और ये वेब पेज में खुला डाटा। अगर किसी वेबसाइट पे डाटा लाइव और वो लेकर आना है तो उसका भी डेमो ले लो। तो एक साइट खोलते हैं, वेबसाइट। लेकिन देखिए हर साइट का डाटा आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं। साइट की परमिशन आपके पास होनी चाहिए, या तो कोई ऐसी साइट आप ढूंढो जो पब्लिकली डाटा एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना दे रही हो। अब मैं कोई साइट यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, डाल के देखूंगा, जरूरी नहीं आएगा, क्योंकि साइट की परमिशन होनी चाहिए आपके पास। वो डाटा एक्सपोर्ट करने में आपको हेल्प दे रही है कि नहीं दे रही है, तभी आप ले सकते हो डाटा को। तो एक साइट हमारे पास है, वो पब्लिकली हम यूज़ कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ये मैं डाल लेता हूँ इसमें। वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखते हैं कितनी चल रही है आज। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 824 करोड़ 77 लाख समथिंग। तो इतने, ये देखो जब तक हम बात करके जाएंगे ये 1000 हो जाएंगे। ये बढ़ रही है, लाइव डाटा है ये, ठीक है, इट इज़ अ लाइव डाटा। तो अब मेरे को ये डाटा चाहिए, पूरा कंट्री का डाटा चाहिए, और कंट्री का डाटा चाहिए मेरे को ईयरली। तो 2025 में आज हमारे देश की, मतलब दुनिया की जनसंख्या इतनी पहुँच गई, इतनी टच हो गई है।
अच्छा देखा जाए देश की जनसंख्या जब तक राजा महाराजा रहते थे ना, जनसंख्या बढ़ती ही नहीं थी। क्यों पता है? जब एक राजा दूसरे पर अटैक करता था, राजा को नहीं मारता था, प्रजा को ही मारता था। उसके धाड़ धाड़ धाड़, याद आया कुछ? राजा नहीं मरता था खाली, प्रजा भी। अब आजकल क्या होता है, युद्ध होता है, सेना लड़ती है, प्रजा आराम से रहती है, समझ रहे हो? जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसका ग्राफ दिखाऊं मैं आपको, यकीन नहीं हो रहा। हमारे यहाँ से पूरी दुनिया से राजा प्रजाओं का ये तंत्र कब खत्म हुआ? 1900 से 1800-1900 तक राजा महाराजा रहा करते थे। अभी 100-150 साल से खत्म हुआ है सब सिस्टम, ठीक है? तो मैं आपको इसका लाइव डाटा दिखाता हूँ। देखो जनसंख्या कैसे बढ़ी है भाई साहब, ये दिख रही है आपको? जूम। पहले मतलब इतने ही थे, मतलब 100 करोड़ भी नहीं थे। दिख रहा है आपको? 200 करोड़, 400, 600, 100 करोड़ भी नहीं थे हम। पूरी दुनिया का है ये। पूरी दुनिया का, और कौन सा भारत का है ये देखो पूरी दुनिया का। देखो थे ही नहीं हम लोग इतने। अब देखो जूम, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब 3000 में तो जमीन मिलेगी नहीं, खरीद के डाल दो, बच्चे राज कर लेंगे, जमीन नहीं मिलेगी कभी। कभी तुम सोच रहे हो ना प्लॉट का टुकड़ा मिल जाएगा किसी को, भूल जाओ। फ्लैट मिल जाएंगे, रूम मिल जाएगा, प्लॉट नहीं मिलेगा आगे भविष्य में, लग्जरी हो जाएगा लग्जरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी डाटा उठाते हैं इसका। तो इसका URL आ रहा है ऊपर, कॉपी कर लेते हैं। अगर ये दे देगा परमिशन तो देखो मैं डाटा उठा के दिखा दूंगा तुमको। यहाँ रखेंगे पॉइंटर, डाटा में जाके फ्रॉम बैक होता है ये रहा। URL मांगेगा, सिंपल सा दे देना, URL डाल देना। कंपनी की जब परमिशन, ये तो पब्लिक होगी, जब कंपनी परमिशन देते तो एडवांस में जाके यहाँ लिखना पड़ता है, ID पासवर्ड हाँ सब कुछ है ना। बेसिक है भाई, पब्लिक कंपनी के लिए ले लो साइट से, ऐसे उठा के ट्राई कर लेना पहले। ओके करो, आगे डाटा आपके पास। देखिए डाटा आ चुका है, मेरे को जो डाटा पसंद का चाहिए वो ले लूँगा मैं। अब एक डाटा मैंने क्लिक कर दिया, अब आप कहोगे सर करा कहाँ क्लिक? वो डबल क्लिक हो गया, माउस ऐसा है मेरा, आ गया वही डाटा है, देख लो है ना। इसको यहाँ से क्या कर दूँगा, लोड। कुछ करना है चेंज वेज तो यहाँ कर लूँगा अपना, फिल्टर विल्टर लगा के पावर क्वेरी। नहीं करना है तो यहाँ पे लोड करते ही डाटा एक्सेल में फिट हो जाएगा। और देखो वेबसाइट का डाटा यहाँ आ गया, और ये डाटा कोई नॉर्मल डाटा नहीं है, इट इज़ लाइव डाटा। लाइव समझते हो? बताओ क्या होता है लाइव डाटा? ये जो डाटा यहाँ पर आएगा ना वो लाइव डाटा है। मतलब नहीं, वो तो मैं कॉपी करके भी ले आऊँगा। चेंज होता है वेबसाइट में अगर चेंज हुआ कहीं कभी, यहाँ अपने आप होगा चेंज, मैं भले बंद कर दूँ इसको, रख दूँ कंप्यूटर में सेव करके। समझ के बाद लाइव चलेगा ये, अभी आने में टाइम ले रहा है। आगे डाटा, अब इसका लाइव चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका मैं आपको प्रमाण कैसे दूँ? सारे नंबर में बदल देता हूँ, देखो तुम्हारे सामने। खराब कर दिया, ये लाइव ऐसा ही हो जाएगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा बस, देखो। अरे बंद मत हो अभी। आ गया। अब यहाँ से प्रोजेक्ट की कल्पना की जा सकती है, लाइव प्रोजेक्ट की। कैसे? किसी वेबसाइट पर सचिन सहवाग का डाटा होगा, जरूर लाइव आता होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। देश की जनसंख्या का डाटा हम लिया तो इसी से हम लाइव प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसी का बना दें डैशबोर्ड। क्या बना दें? डैशबोर्ड। और उस डैशबोर्ड की बना दें एक ऐप। क्या बना दें? ऐप।
और उस ऐप को कनेक्ट करते हैं एक्सेल से। एक्सेल में डाटा है ना, एक्सेल कनेक्ट है वेबसाइट से, ऐप चल रही है मोबाइल पे, लाइव चलेगी आपके पास, आपकी खुद की ऐप होगी, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आपने बनाई है। ऐसी चलती है सारी ऐप, जैसे देखते हो तुम सचिन का डाटा आ गया, फलाना आ गया, ये इतना स्कोर चल रहा है, सब ऐसे बनाते हैं। आज पहला दिन था, बस इस देखो जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो इस तरीके की सोच रखते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके वो प्रोजेक्ट बन जाते हैं। आप लोग क्यों नहीं बना पाते हो? कभी इस तरह का विचार आया ही नहीं, यहीं तक सिमट के रहे, खत्म जिंदगी, टाटा खत्म, आगे कहाँ बढ़े? प्लान आता है ना दिमाग में, कैसे बढ़ता है? बस इस प्लान को बूस्ट करने यानी आग लगाने वाला बंदा चाहिए साथ में तुम्हें। बस जैसे आइडिया मिला ना, अच्छा ऐसे बनता है, बस वो बूस्ट करने वाला और आग लगाने वाला बंदा चाहिए, और धीरे धीरे बन ही जाएगा, लाइव हो जाएगा डाटा। आप ऐसे किसी का भी दिखा सकते हैं लाइव, एक ऐप बना दी, किसी भी प्लेयर का नाम डालोगे उसका लाइव डाटा आ जाएगा, इसने कितनी सेंचुरी बनाई है, अभी लाइव कितना चल रहा है, स्कोर सब कुछ आ जाएगा। सब क्या है, ऐसी चलती सारी साइड है। इससे तुम्हें जैसे एक प्रोजेक्ट तुमने जिस दिन बना दिया ऐसा बन गए भाई, तुम डाटा डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे तुम, ऐप डेवलपर। फिर एक बनाने के बाद तो सारा आइडिया लग ही जाता है, एक बन गया अब दूसरे को भी बना देंगे। सिर्फ डाटा चाहिए, वेबसाइट ढूंढनी नहीं है ऐसी जहाँ पे लाइव डाटा पड़ा होता है, वेबसाइट से डाटा उठाने का कोई पैसा नहीं लगता। एक्सेल आपके पास है, फ्री का है, एक्सेल को हमने कनेक्ट कर दिया। बस आपको आगे का स्टेप ये सीखना है कि एक्सेल से डाटा उठा के डैशबोर्ड भी आपको होता है, पावर बीआई सीख लोगे तो लाइव कनेक्ट हो जाएगा पावर बीआई की। बस ऐप बनानी है, पाइथन सीख रहे हो, देखो क्या खतरनाक सिचुएशन बन गई, पाइथन सीख रहे हो ना, पाइथन से ऐप बना दो, ऐप से पावर बीआई कनेक्ट कर दो, ऐप की मोबाइल ऐप भी बनती है। बस एक कोर्स और सीखना है मोबाइल ऐप वाला, वाह ये तो लाइव चढ़ गया, सब ऐसे लाइन से लग गई। अब अपनी ऐसी ऐप बना के मोबाइल पे ऐसे छोड़ दो, पैसा आना चालू हो गया, अपने खुद की बन गई ऐप आपकी। ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है, कैसे बनाते हैं, ऐसे तो चलती हैं ऐप्स। सोच काम करती है पीछे और कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। आपके पास आइडिया नहीं हो तो एक्सेल में फॉर्मूला देते हैं, आइडिया नहीं लगाते हो, कैसे बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी खत्म हो जाती है बच्चों, ठीक है, इट्स फिनिश।